मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गणेश कंवर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज अपन BSc B.Ed, BA B.Ed थर्ड ईयर का पेपर जेंडर इशू इन एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट फर्स्ट, जेंडर मुद्दे या मुख्य अवधारणाएं। जेंडर मुद्दे क्या है और उनकी मुख्य अवधारणाओं के बारे में अपन ने चर्चा की थी। उसका कल के वीडियो में अपन ने पितृसत्ता यानी पिता की सत्ता और नारीवाद की शक्ति संबंधों को समझने के बारे में, समझने के संदर्भ में उनसे इन्हें संबंधित करना के बारे में अपन ने चर्चा की कि पितृसत्ता क्या है, क्या नहीं है। नारीवाद के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि नारीवाद का अधिकार क्या है, उनको कौन से अधिकार मिलने चाहिए, उनका क्या क्या होना चाहिए, उनके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। आज अपना टॉपिक है लैंगिक विभेद। लैंगिक विभेद के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लैंगिक विभेद किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। लिंग विभेद से हमारा तात्पर्य बालक एवं बालिकाओं में व्यापक लिंग असमानता से है। कहने का मतलब ये है कि जो लिंग विभेद है वो किसके कारण, बालक एवं बालिकाओं के बीच में जो लिंग की जो भेदभाव है, उनमें भेदभाव के कारण जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं से जुड़ा हुआ है। बालक और बालिकाओं के अंदर जो भेदभाव किया जाता है वो लिंग के आधार पर ही किया जाता है, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा एवं पालन पोषण में बालकों से निम्न स्थिति में रखा जाता है। तो इसी कारण उनके लिंग के कारण उनके अंदर भेदभाव किया जाता है। तो भेदभाव को देखते हुए समाज के अंदर भी बालिकाओं के साथ उनकी शिक्षा को लेकर, उनके पालन पोषण को लेकर एक बालकों से उनका जो स्तर होता है वो निम्न स्तर होता है। उनका पूर्ण रूप से देखरेख नहीं की जाती। उनको पूरा एक बालक का जितना पालन पोषण का और शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाता है, उतना एक बालिका का ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से वह समाज से पिछड़ जाती है, हर एक चीज़ से पिछड़ रह जाती है, शिक्षा से पिछड़ रह जाती है। पालन पोषण के सही ढंग से नहीं होने की वजह से वो अपने शारीरिक रूप को पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती है। तो हर एक चीज़ से वह क्या होती है, पिछड़ जाती है। और इसी कारण से लिंग विभेद होता है, क्योंकि बालिकाओं और बालकों के अंदर जो लिंग विभेद होता है उनको लिंग को लेकर के ही होता है। प्राचीन काल से ही बालकों को श्रेष्ठ माना गया है, कुल का तारनहार माना गया है, कुल का नाम आगे बढ़ाने वाला माना जाता है, जिसके कारण बालिकाएं उपेक्षा का पात्र बनती है। बालक को प्राचीन काल से ही अपने परिवार को चलाने वाला माना गया, अपने परिवार का जो नाम है, अपने कुल का जो नाम है, उसको नाम को आगे बढ़ाने वाला माना गया है, उसको परिवार का तारनहार माना गया, उसको परिवार में श्रेष्ठ माना गया है। और इसी कारण से बालिकाओं को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है और वह हमेशा उपेक्षा का पात्र बनती है। इस प्रकार प्राचीन मान्यताओं, सामाजिक कुप्रथाओं आदि के कारण लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लिंग विभेद कहलाता है। कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से जो हमारी प्राचीनता की जो मान्यताएं चली आ रही है, जो हमारी सामाजिक कुप्रथाएं हैं, इन्हीं के कारण से लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है और इसी भेदभाव के कारण से लिंग विभेद होता है, लिंग विभेद कहलाता है। लिंग विभेद की परिभाषा पहला है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार त्यागी के अनुसार, लिंग विभेद का आशय उन कल्पनाओं, विचारों, झुकावों एवं प्रवृत्तियों से होता है जो समाज के द्वारा रूढ़िवादियों एवं प्राचीन परंपराओं के रूप में स्वीकृति होती है। कह रहा है सत्येंद्र कुमार त्यागी का कहना है कि लिंग विभेद होने का कई कारण है, कई कल्पनाएं होने की वजह से, कई विचारों की वजह से, झुकाव एवं प्रवृत्तियों के कारण होता है। और जो समाज के अंदर रूढ़िवादिता को ज़्यादा महत्वता दी जाती है या प्राचीन जो परंपराएं हैं उनकी स्वीकृति होने की वजह से ही लिंग विभेद होता है और उनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। ये पुरुष प्रधानता की ओर संकेत करती है। पुरुष की प्रधान माना गया है, तो इसीलिए लिंग विभेद होने पुरुष को प्रधान माना गया है, पुरुष को अधिक समाज के अंदर महत्वता दी गई है, महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए लिंग विभेद किया जाता है। लिंग विभेद होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पुरुष को प्रधान माना गया है। लिंग विभेद का
सामाजिक जीवन पर प्रभाव। लिंग विभेद होने का सामाजिक जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? लिंग विभेद के कारण सामाजिक जीवन के अंदर बहुत से कुप्रभाव हुए हैं। हमारा जो जीवन है वो अच्छे से हम व्यतीत नहीं कर पाते हैं। उसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं से हम आसानी से नहीं निकल सकते और हम हमारा जो सामाजिक जीवन है उसको निम्न स्तर से नहीं जी सकते हैं। तो उसके कई निम्नलिखित कुप्रभाव है। तो सबसे पहले आ गया कन्या भ्रूण हत्या। तकनीकी में सुधार के साथ साथ भ्रूण के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए सोनोग्राफी आदि की तकनीकी का विकास हुआ। जैसे जैसे हमारे देश में टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, तकनीकी का जो विकास हुआ, उसमें कई प्रकार से सुधार हुए हैं। उसके कारण से भ्रूण स्वास्थ्य के बारे में जानने, मतलब कि गर्भ के अंदर ही पता लगा लिया जाता है कि भाई लड़का है या लड़की है। सोनोग्राफी की सहायता से उसका पता चल जाता है। इससे तकनीकी का विकास हुआ और इसी वजह से तकनीकी का विकास हुआ। इससे ही ये पता चल जाने पर कन्या भ्रूण हत्या की जाती है। अगर फीमेल होने की वजह से, अगर फीमेल होती है तो उसकी हत्या गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। तो तकनीकी के विकास के कारण, सुधार के कारण ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसमें बच्चे के विकास, वंशानुगत बीमारी के साथ साथ लिंग का पता भी चल जाता है। सोनोग्राफी वगैरह जो होती है माँ के गर्भ में ही इन सब चीज़ों का पता चलता है। तो उसके अंदर बच्चे का विकास कैसे हो रहा है ये भी पता चलता है। वंशानुगत बीमारी के साथ साथ लिंग का पता भी चल जाता है। यह तकनीकी इसलिए विकसित हुई कि अविकसित या कमज़ोर भ्रूण को जन्म लेने से रोका जा सके। परंतु ये जो टेक्नोलॉजी का इसका विकास जो हुआ है, उसका विकास किस लिए हुआ कि कोई भी बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है, अविकसित है या कमज़ोर वो बच्चा कमज़ोर है, तो उसकी वजह कमज़ोर बच्चे का जन्म लेने से उससे रोका जा सकता है। परंतु इसका दुरुपयोग तब होने लगा जब जन्म से पूर्व लिंग जांच कर कन्या भ्रूण को जन्म से पूर्व ही ख़त्म किया जाने लगा। परंतु इसका फ़ायदा तो लोगों को इसलिए उठाना था कि कोई भी बच्चे का विकास गर्भ में हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी जानकारी के लिए, या फिर कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसको कमज़ोर होने से जन्म लेने से पहले ही उसकी कुछ ट्रीटमेंट करके उसका जो कमज़ोरी है उसको अपन ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। परंतु लोग इसका गलत दुरुपयोग करने लग गए हैं। उसका गर्भ में ही कन्या भ्रूण का पता, जन्म लेने से पहले ही उसका पता करके उसको ख़त्म कर दिया जाता था। तो ये इसका जो उपयोग कर रहे हैं वो उपयोग कैसा है? दुरुपयोग है। उसका उपयोग सही प्रकार से नहीं हो रहा है। तो अपने आप को आधुनिक कहने वाले माता पिता भी एक लड़की होने के बाद दूसरे बच्चे के समय लिंग जांच जरूर कराते हैं और कन्या भ्रूण होने पर उसे समाप्त कर देते हैं। आज के टाइम में माता खुद एक लड़की होने के बावजूद भी दूसरे बच्चे के समय लिंग जांच करवाती है, जरूर कराते हैं। और अगर कन्या भ्रूण होने के कारण, लड़की होने की वजह से उससे वहीं पर ही क्या कर दिया जाता? समाप्त कर दिया जाता। तो ये भी एक समाज का सबसे बड़ा दुर्व्यवहार है। कन्या भ्रूण हत्या भी हमारे लिए सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है असंतुलित लिंग अनुपात। कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते चलन के कारण धीरे धीरे समाज में स्त्रियों की संख्या कम होने लगी। जैसे जैसे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया गया, वैसे वैसे धीरे धीरे समाज के अंदर स्त्रियों की संख्या भी क्या होने लगी? धीरे धीरे कम होने लगी है। और स्त्रियों की संख्या कम होने का कारण क्या है? कन्या भ्रूण हत्या है। जब कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया गया तो स्त्रियों की संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी है। जनगणना के अनुसार 1991 में हज़ारों लड़कों पर 947 लड़कियां ही थी। कहने का मतलब है जनगणना के अनुसार 1991 में 1000 लड़कों के ऊपर लड़कियों की संख्या कितनी थी? 947 ही थी। कहाँ 1000 लड़के और कहाँ 947 लड़कियां। तो लड़कियों की धीरे धीरे क्या होने लगी? कमी आने लगी। और 2001 तक और जो जनगणना का जो अनुपात था वो और भी कम हो गया। स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े शहरों में नवरात्रि के समय होने वाले कन्या भोज के लिए लड़कियां नहीं मिलती।
स्त्रियाँ कन्या भ्रूण हत्या की वजह से स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसी बन चुकी है कि जो नवरात्रों में कन्या भोज होता है, कन्या भोजन जो होता है, लड़कियों को जो खाना खिलाया जाता है, उसमें भी लड़कियों की क्या होने लगी, कमी होने लगी। आसानी से लड़कियां नहीं मिल पाती है। हरियाणा के गाँवों में लड़कियों की कमी के कारण कितने ही लड़के अविवाहित रह जाते हैं। इन सब कारणों में समाज की बुराई बढ़ रही है। कह रहे हैं कि हरियाणा में लड़कियों की जब भ्रूण हत्या होने लगी तो लड़कियों की कमी आने लगी, और कमी आने की वजह से कई लड़के ऐसे अविवाहित बैठे हैं। और इन सब का कारण क्या है, समाज में बुराइयां बढ़ रही है। इन सभी कारणों से आज हमारे समाज के अंदर पूर्ण रूप से बुराइयां बढ़ रही, कुप्रथाओं को ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, रूढ़िवादिता का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कन्या भ्रूण हत्या नहीं करवानी चाहिए। अगर कोई भी स्त्री कन्या गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है उस समय जांच करवाई जाती है, कन्या होने की वजह से वह कन्या भ्रूण हत्या करवाती है, तो उसे खुद को सोचना चाहिए कि वो खुद भी एक स्त्री है। स्त्री होने के बावजूद भी एक कन्या का आप जीवन ख़त्म कर रहे हो, उसका जीवन समाप्त कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें गलत है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी लड़की हो, कैसी भी हो, जब जन्म लेती तो अपनी किस्मत साथ लेकर जन्मती है, वो किसी के आधार पर नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक कुप्रभाव। हर जगह भेदभाव को सहन करके महिलाएं मानसिक रूप से कुंठित हो जाती हैं। कह रहे हैं कि मानसिक रूप से कुप्रभाव पड़ना, उसकी मानसिक सोचने समझने की जो क्षमता है, मानसिकता के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, उसके ऊपर भी वो कुप्रभाव पड़ता है। कारण भेदभाव की वजह से, चारों तरफ से भेदभाव को सुनकर सहन करके उसकी वो मानसिक रूप से थक जाती है। उसमें मानसिकता, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिकता जो है, उसके ऊपर भी कुप्रभाव पड़ता है। उसका जो असर होता है वो गलत पड़ता है। उसकी वजह से उसे कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और महिला स्त्री खुद अपने आप में ये मानने लग जाती है कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ है, पुरुष प्रधान है, इसीलिए पुरुष को प्रधान माना गया है। स्वयं स्त्री होकर अपने बेटे और बेटी में भेदभाव करने लगती है। और इस कारण से उस पुरुष को प्रधान मानने की वजह से एक स्त्री खुद अपने बच्चों में भेदभाव करने लग जाती, चाहे वो लड़का लड़की दोनों हो, उन दोनों के अंदर वह भेदभाव करती है। इस प्रकार यहाँ तक कि वह प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और ये जो प्रथाएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। और महिलाएं एक दूसरे के बीच में भेदभाव अपने आप खुद करने लग जाती है। और उसी की वजह से मानसिक रूप से मानसिकता के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है। लिंग विभेद का शैक्षिक प्रभाव कैसा है? शैक्षिक प्रभाव के ऊपर लिंग विभेद का क्या असर पड़ता है? लिंग विभेद के ऊपर समाज का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक रूप से देखा गया है। सही देखने की जो दृष्टि वो सही प्रकार की नहीं है, वो नकारात्मक रूप से देखा गया, उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखा गया है। इसीलिए लड़कियों को दोयम दर्ज का प्राणी समझा जाता है। उनके शैक्षिक उन्नति के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता। लड़की को एक दोयम दर्जे, दो तरह से ज़िंदगी व्यतीत करने को माना गया, क्योंकि उसको घर का दोहरी ज़िंदगी के रूप में उसको माना गया है। उसे घर का और घर के बाहर का भी कार्य करना पड़ता है, दोनों तरफ की उसको मार पड़ती है। तो इसलिए उसको लड़की की जो ज़िंदगी है वो दोहरी प्रकार की ज़िंदगी है। उसके जो शैक्षिक जो उन्नति है उसके ऊपर भी कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। उसको आगे पढ़ाने का जो प्रयास किया जाता वो पूर्ण रूप से नहीं किया जाता। उन्हें केवल पढ़ना लिखना आ जाए, बस उतना ही उनके लिए पर्याप्त समझा जाता है। लोगों की सोच, समाज में रहने वाले लोगों की सोच है कि एक स्त्री को सिर्फ पढ़ना लिखना आ जाए, वह अपना खुद का कार्य आसानी से कर सके, वो उतना ही उस लड़की के लिए अच्छा है। उससे ज़्यादा उसको पढ़ाना अच्छा उचित नहीं समझा जाता है। दलित एवं पिछड़े वर्गों में तो स्थिति और भी भयानक है। जो दलित वर्ग के जो लोग हैं या पिछड़े वर्ग में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की स्त्रियों की स्थिति तो और भी ख़राब है। उनके ऊपर तो पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, उनको शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। और इसी कारण से उनकी जो ज़िंदगी है वो एक भयानक ज़िंदगी बन करके रह जाती है।
लिंग विभेदों की समाप्ति के उपाय। लिंग विभेद जो है उसको समाप्त करने के क्या उपाय है, क्या सुझाव है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। लिंग विभेद को कम करने तथा धीरे धीरे उनको समाप्त करने के कुछ उपाय या सुझाव निम्न प्रकार से। तो पहला है जन शिक्षा का प्रसार। जनता को, समाज के रहने वाले लोगों को, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का ज्ञान देना, शिक्षा के बारे में उनको जानकारी देने का कार्य करना। स्त्री पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जनसाधारण के मध्य शिक्षा का प्रसार नहीं हो जाता है। कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष के अंदर जब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी तब तक जो हमारी साधारण जनता है, साधारण जो जनता है, उसके मध्य जो शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं वो आसानी से नहीं हो पाएगा। वो शिक्षा के बारे में उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाएगी। वास्तविक अर्थों में भारतीय विशाल जन समूह के मानस की शिक्षित करना होगा। वास्तविक अर्थों में कहना कि हकीकत ये है कि जो हमारे भारत की विशाल जनसमूह है, जो हमारे भारत की जो जनसंख्या है, उसका, उनके जो जनता के जो समूह है उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित किए बिना कुछ जो ये लिंग विभेद के अंदर जो भेदभाव की जो भावनाएं हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो उनको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, जिसमें लड़के और लड़कियों के लिंग को लेकर जो लिंग विभेद है उसे मुक्त होकर ईश्वर की दोनों कृतियों को सम्मान कर सके। ईश्वर को कह रहे हैं कि जो दोनों के बीच में जो लिंग भेदभाव की जो भावनाएं उत्पन्न है, उन भावनाओं को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। पहले लड़कियों को साइकिल तथा गाड़ी चलाने को नहीं दी जाती थी। कह रहे हैं कि पहले के टाइम में, प्राचीन काल में भेदभाव को लेकर के लड़कियों को किसी प्रकार की कोई गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं थी, साइकिल चलाने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी। और नहीं देने का कारण था कि ये स्त्री इस कार्य को कर नहीं सकती, उसके अंदर वह सक्षम नहीं है, उसको अक्षम माना जाता था, इसीलिए उसको साइकिल और गाड़ी चलाने की भी परमिशन नहीं दी जाती थी। ये कार्य तो केवल पुरुष ही कर सकते हैं। परंतु शिक्षा के द्वारा लोगों में जागरूकता आई तथा और भी लाई जानी चाहिए। कह रहे हैं कि पहले तो सिर्फ यही सोचते थे कि बस ये कार्य तो पुरुष ही कर सकते हैं, परंतु जैसे जैसे लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया, शिक्षा के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो धीरे और ज्ञान भी प्राप्त हुआ तो उनके अंदर उनकी जो समझ थी उसमें भी परिवर्तन होने लगा। और धीरे धीरे हमें शिक्षा को लेकर लोगों को और भी जागरूक करना चाहिए, जिससे लोगों में ये समझ हो सके कि स्त्री और पुरुष दोनों मायने नहीं रखता है, व्यक्ति के कार्य महत्व रखते हैं। शिक्षा का ज्ञान को बढ़ावा देने का कारण यही है कि दोनों स्त्री और पुरुष दोनों को यही समझाना है कि स्त्री और पुरुष की महत्वता नहीं है, उनके अंदर जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करने का जो तरीका है वो किस प्रकार का है और कैसा कार्य कर रहा है, तो उसका जो काम है वो काम ज़्यादा महत्वता रखता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका कार्य होता है। तो उसी कार्य के आधार पर ही उसे समाज के अंदर बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जागरूकता लाना। भारतीय समाज में भी अभी जागरूकता की कमी है तथा भेड़चाल की परंपरा चली आ रही है। कह रहे हैं कि हमारा जो भारत का समाज है, भारतीय समाज जो वहाँ पर भी अभी जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। जो हमारी जो परंपरा चल रही है अभी वो भी भेड़चाल के समान ही चल रही है। वही भेदभाव जैसी भावनाएं अभी भी हमारे लोगों के अंदर उत्पन्न है। वो उन भेदभाव करना उनकी एक आदत सी बनी हुई है। तो इसी कारण स्त्री पुरुषों में वर्षों से चली आ रही है। और ये जो प्रथा है, भेदभाव की जो प्रथा है, वो काफ़ी लंबे समय से ही चली आ रही है। भेदभाव की भावना अभी तक जीवित है। भेदभाव की जो भावनाएं हैं वो अभी तक भी हमारे देश जो भारत है, भारत के अंदर अभी भी जीवित है, वह जिंदा है, उसको समाप्त नहीं किया गया है, जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है। और इसको कैसे समाप्त करेंगे? मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर शिक्षा की जानकारी देकर उसके अंदर जागरूकता उत्पन्न करके ही इसको समाप्त किया जा सकता है।
जागरूकता लाने के लिए वर्तमान में तमाम साधन, कह रहे हैं कि जागरूकता लाने के लिए वर्तमान में आज के समय में बहुत ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा जागरूकता लाई जा सकती है। जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल है, इंटरनेट है। इनके द्वारा ही हम लोगों के शिक्षा का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। उनके ज्ञान की जो क्षमता है उस क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। और ये जो भेदभाव की जो धारणाएँ उनके अंदर उत्पन्न हो रखी उसको हम समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा का प्रसार। बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करके लिंगी विभेद को कम किया जा सकता है। बालिका शिक्षा कहने का मतलब है बालिका शिक्षा का प्रसार, बालिका को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, बालिका को शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करके उसको जितनी शिक्षा की आवश्यकता है शिक्षा का पूर्ण उसको ज्ञान दे करके जो लिंग विभेद है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर बालिका को शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तो हम इस चीज़ को नहीं ख़त्म कर सकते, परंतु हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बालिका को शिक्षा का ज्ञान दे, जिससे कि जो ये लिंग विभेदों की जो भावनाएं हैं उसको हम कम कर सकते हैं। आंकड़ों को देखने से ये ज्ञात होता है कि जहाँ पर बालिकाओं की साक्षरता दर अधिक है वहाँ बालिका लिंग अनुपात भी अधिक है। कहने का मतलब है कि जो हम आंकड़े देखते हैं, जनगणना के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार हम ये ज्ञात कर सकते हैं, हम इस जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जहाँ पर बालिका की जो साक्षरता दर ज़्यादा है वहाँ पर जो बालिका का जो लिंग अनुपात है वो भी अधिक होगा। जहाँ बालिका साक्षर है, पढ़ी लिखी है, बालिका को शिक्षा को लेकर लोग जागरूक है, वहाँ बालिका का लिंग अनुपात भी अधिक होगा। इससे स्पष्ट होता है कि लिंग अनुपात में शिक्षा का विशेष भूमिका, और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बालिका का लिंग अनुपात बढ़ाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण क्या है? शिक्षा है। शिक्षा के आधार पर ही लिंग अनुपात को बढ़ाया जा सकता है। पढ़ी लिखी लड़की घर परिवार पर बोझ नहीं समझी जाती है, अपितु वर्तमान में तो लड़कियां शिक्षित होकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करती है। कह रहे कि जिस परिवार में पढ़ी लिखी जो लड़की है तो उस परिवार में उसको बोझ नहीं समझा जाता। और आज के समय में, वर्तमान समय में तो जहाँ लड़कियां शिक्षित हैं वो लड़कियां अपने परिवार का जो भी परिवार के प्रति जो उनके उत्तरदायित्व है उनको वह पूरा करती है, जिससे लैंगिक भेदभाव की कमी आती है। और उसी के आधार पर जो लैंगिक विभेद है उसके अंदर भी कमी आने लगी है। तो लिंग विभेद को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें ये कार्य करना पड़ेगा कि जो हम एक दूसरे के अंदर स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव की भावनाएं हैं उस भेदभाव की भावनाओं को ख़त्म करना पड़ेगा। और शिक्षा के प्रति उनको, हर एक व्यक्ति को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना पड़ेगा। शिक्षा का ज्ञान दे करके ही हम जो भेदभाव की जो भावनाएँ हैं उस भेदभाव की भावनाओं को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।